हाय एवरीवन, दिस इज़ धीरज अवस्थी। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई वीडियोस की सीरीज़ जो कि है ट्रेसिंग ऑफ कोनिक्स। तो इस सीरीज़ में हम लोग पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला जैसे सभी कोनिक्स की ट्रेसिंग करना सीखेंगे कम्प्लीटली। तो इस वीडियो का उद्देश्य है आपको ये सिखाना कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर कोनिक। सो टुडेज टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज़ टू डिसाइड द नेचर ऑफ द कोनिक। तो स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ कोनिक को फिक्स करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। तो इस इक्वेशन पर आप गौर करिए। ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को कहा जाता है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। इसको जनरल इक्वेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक साथ सभी कोनिक्स को रिप्रेजेंट कर सकती है। जनरल इस शब्द का प्रयोग इसीलिए इस इक्वेशन के लिए किया जाता है क्योंकि इट कैन रिप्रेजेंट एनी कोनिक, किसी भी कोनिक को ये डिनोट कर सकती है, रिप्रेजेंट कर सकती है। दैट्स वाई दिस इक्वेशन इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन। और दूसरा जो टर्म यहाँ पर यूज हो रहा है, आप देख सकते हैं कि इसमें सेकेंड डिग्री की इक्वेशन इसको क्यों कहा जाता है। लेट मी एक्सप्लेन दिस। कि आप देख सकते हैं कि ये जो तीन टर्म हैं इस इक्वेशन के, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इन तीनों टर्म्स की डिग्री 2 है। इस टर्म की डिग्री x में 2 है, x² है। इसकी x में 1 और y में 1, यानी टुगेदर दोनों की मिलाकर के 1 + 1 डिग्री 2 है। और ये जो टर्म आप देख सकते हैं, इस टर्म की डिग्री भी आपकी 2 है। तो ये जो तीन टर्म हैं ये 2 डिग्री के टर्म्स हैं। फिर आप इन दो टर्म्स को गौर से देखिए, तो यहाँ ये 2g और ये 2f, ये तो कोफिशिएंट्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं। बात हो रही है जो डिग्री देखी जाती है वो वेरिएबल्स में देखी जाती है। तो यहाँ x की डिग्री 1 है और यहाँ पर आप देख सकते हैं y की डिग्री 1 है। तो ये जो आपके दो टर्म्स हैं ये 1 डिग्री टर्म्स हो गए। ये जो लास्ट में सिंगल टर्म c आप देख रहे हैं ये कांस्टेंट टर्म है, इसका मतलब इसकी डिग्री 0 है। ये 0 डिग्री का टर्म है चूँकि ये कांस्टेंट है। तो इस इक्वेशन की में कुछ टर्म्स 2 डिग्री वाले हैं, कुछ टर्म्स में 1 डिग्री वाले हैं और कुछ टर्म 9 डिग्री वाले हैं। तो आपको मालूम है कि किसी भी पॉलिनोमियल की हो या किसी इक्वेशन की डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। किसी इक्वेशन में जो भी हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री कहलाती है। तो हाईएस्ट पावर जो होती है उसको ही डिग्री कहा जाता है। तो इस इक्वेशन में एज यू आर वॉचिंग कि हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 है। दैट्स वाई दिस इक्वेशन इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वो सारे केसेस को स्टडी करते हैं जिनमें ये स्पष्ट होगा कि इस इक्वेशन द्वारा कब कौन सा कोनिक रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस इक्वेशन से ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि इसके द्वारा क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसके लिए पहला स्टेप होता है, स्टेप 1 होता है टू कैलकुलेट द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को डेल या डेल्टा साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसके लिए फार्मूला है, एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में फार्मूला है। 3/3 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट होगा। डिटर्मिनेंट कैसे बनता है मैं आपको बता दूं। डिटर्मिनेंट के डायगोनल में ABC आपको रखना होता है और उसके बाद आप देखिए यहाँ 6 कोफिशिएंट्स का यूज़ हो रहा है, A, B, C और H, G और F। इस पूरी इक्वेशन में 6 कोफिशिएंट्स का यूज़ हुआ है, A, B, C और अगर ऑर्डर में लिखें अल्फ़ाबेटिक में तो F, G, H। तो इन्हीं 6 कॉन्स्टेंट्स का यूज इस डिटर्मिनेंट में ऐसे करना होता है। आपको डिटर्मिनेंट के डायगोनल में तो ABC लिखना होता है। उसके बाद आप देखिए अल्फ़ाबेटिक में FGH है, तो ट्रिक आप सीखिए। FGH को आपको बिल्कुल उल्टे ऑर्डर में लेना है, यानी HGF। तो आपको यहाँ पर एक सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट बनाना है, यानी यहाँ पर और यहाँ पर, इन दो, ये जो आप देख रहे हैं डायगोनली अपोजिट पोजीशंस होती हैं। ये 1-2 पोजीशन है, ये 2-1 पोजीशन है। फिर मैंने कहा कि आपको HGF यानी FGH का जो उल्टा ऑर्डर है HGF चलना है। पहले प्लेस पे इन दोनों पे आपको H भरना है, फिर आपको यहाँ पर और यहाँ पर 2 जगह पर G फिल करना है और फिर आपको यहाँ पर और यहाँ पर 2 जगह पर आपको F फिल करना है। तो इस तरीके से आपके पास एक डिटर्मिनेंट बन जाता है। ये कैसा डिटर्मिनेंट है आप गौर से देखें तो ये एक सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है। सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट के बारे में आप जानते होंगे कि जिसमें AIJ पोजीशन का जो एलिमेंट है वो AJI पोजीशन के एलिमेंट के सेम होना चाहिए। जैसे ये आप देख रहे हैं 1-2 पोजीशन है और ये 2-1 पोजीशन है। 1-2 और 2-1 पर सेम चीज़ है, 1-3 और 3-1 पर सेम चीज़ है, 2-3 और 3-2 पर सेम चीज़ है। और ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ये इस कंडीशन से मुक्त होते हैं, फ्री होते हैं।
क्योंकि डायगोनल पर आपका i और j दोनों बराबर होते हैं, यानी ये 1 1 है, ये 2 2 है, 3 3 है। तो जैसे कोई एलिमेंट a 1 1 है तो उसमें आप i और j दोनों इक्वल हैं, तो उनको आप अगर उनकी अदला बदली करेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो डिस्क्रिमिनेंट डिटर्मिनेंट फॉर्म में ये है, लेकिन डिटर्मिनेंट कुछ लोगों को याद करने में दिक्कत आती है, तो इसका एक ओपन एक्सपेंडेड फॉर्म है। मोस्टली स्टूडेंट्स उस एक्सपेंडेड फॉर्म को ही याद रखते हैं। तो चलिए, इसका जो ओपन एक्सपेंडेड फॉर्म होता है, अगर आप इस डिटर्मिनेंट का प्रसार कर लें, इसको एक्सपेंड कर लें, तो आपको मिलेगा ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। तो मोस्टली स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन को डायरेक्टली याद कर लेते हैं। मैं भी आपको एडवाइस करूंगा कि आप इस फार्मूले को पूरा याद कर लें। ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर बहुत आसानी से याद हो जाता है। 2-3 बार आप 4 बार रिपीट कर लीजिए, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो नेचर ऑफ कोनिक डिसाइड करने के लिए पहला स्टेप जो था वो हो गया कि डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा को कैलकुलेट करना। अब चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरे स्टेप में हम लोग अब डेल्टा को डिस्क्रिमिनेंट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो चीज़ जो डिस्क्रिमिनेट करने में हेल्प करती हो उसे डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। जैसे आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर चेक करने के लिए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर चेक करने के लिए हम लोग b स्क्वायर माइनस 4ac, वहाँ पर इसको d कहा जाता था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा। तो ये भी एक तरीके का डिस्क्रिमिनेंट है जो यहाँ पर कोनिक्स का नेचर फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। सो नाउ द सेकेंड स्टेप इज टू चेक द साइन ऑफ डेल्टा। एक बार हमने डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट करके निकाल ली है, तो अब डेल्टा की वैल्यू 0 है या नॉन जीरो, इसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है। तो अब हमारे केसेस हैं। तो हमारा जो पहला केस है वो ये है कि अगर डेल्टा की वैल्यू जो आपने ऊपर कैलकुलेट करी स्टेप 1 में वो 0 आ जाती है, इफ़ डेल्टा कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0, तो डेल्टा 0 की स्थिति में क्या बनता है कि डेल्टा 0 की स्थिति में हमारी जो जनरल इक्वेशन है जो ऊपर हमने मेंशन की थी अभी, वो जनरल इक्वेशन कोई कोनिक रिप्रेजेंट नहीं करेगी, बल्कि एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस उस इक्वेशन द्वारा रिप्रेजेंट होगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। और इस केस पे अंदर भी फिर फर्दर 2 केसेस हैं। इस केस के अंदर 2 सब केसेस फिर से निकलते हैं। पहला सब केस ये है कि अगर h डेल्टा इक्वल टू 0 के साथ ही अगर हम आगे ये देखते हैं कि h स्क्वायर इज इक्वल टू AB है, तो हमारा इक्वेशन जो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होंगी, इसकी दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस होंगी। यानी लाइंस के साथ साथ वो लाइंस कैसी होंगी, पर्टिकुलरली वो पैरेलल लाइंस होंगी। और दूसरा केस है कि अगर हम देखते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू 0 पाया जाता है, तो उससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की 2 लाइंस हैं वो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, यानी परस्पर लंबवत रेखाओं को निरूपित करेगा हमारा जनरल इक्वेशन। परपेंडिकुलर लाइंस will be denoted by the general equation. So this was our first case, जबकि डेल्टा 0 हो जाता है। और इस केस में आपने देखा कि कोनिक रिप्रेजेंट नहीं होता बल्कि पेयर ऑफ लाइंस डिनोट होता है। आगे बढ़ते हैं और केस नंबर 2 की तरफ चलते हैं। केस 2 और साथ में सारे जो बाकी केसेस हैं सब में अब डेल्टा हमारा नॉन जीरो होने वाला है। चलिए मान लीजिए हमने स्टेप 1 में डेल्टा कैलकुलेट किया और डेल्टा नॉन जीरो आ गया, तो उसके बाद हम अगली चीज़ कैलकुलेट करेंगे। मतलब हमें ये 2 चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। आप एक तो h स्क्वायर निकाल लें और दूसरी चीज़ आप AB निकाल लें। h स्क्वायर और AB इन 2 क्वांटिटीज़ के बाद ही आगे फर्दर डिसीजन होगा हमारा। तो डेल्टा हमारा नॉन जीरो है, हमने h स्क्वायर और AB निकाला और हमने देखा क्या कि हमारा h स्क्वायर इज इक्वल टू AB आता है, h स्क्वायर बराबर आ जाता है AB के। तो डेल्टा नॉन जीरो और h स्क्वायर इक्वल टू AB, इससे हमारा जो कर्व निकल के आता है वो पैराबोला डिसाइड होगा। सारी बात को विस्तार में समझा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप पूरा वीडियो तसल्ली से देख लीजिए तो कभी भी आपको ये आइडेंटिफिकेशन करने में जीवन में कभी समस्या नहीं होगी। तो ये केस 2 में हमने देखा
कि हमारा पैराबोला कब रिप्रेजेंट होता है, जब डेल्टा नॉन जीरो हो और एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी आता हो। अब हम बात करेंगे हमारे केस नंबर 3 की। केस नंबर 3 में डेल्टा नॉन जीरो है और डेल्टा नॉन जीरो के साथ ही हमारा एच स्क्वायर जो है वो ए बी से कम है, एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी। सो लेट्स सी व्हाट इज रिप्रेजेंटेड इन दिस केस। तो इस केस में हमारा जो कर्व रिप्रेजेंट करेगा, जो हमारा सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है, तो इस स्थिति में हमारा इक्वेशन एक इलिप्स रिप्रेजेंट करेगा। इलिप्स जिसे हिंदी में दीर्घवृत्त कहा जाता है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स नो। तो आपको याद कर लीजिए कि डेल्टा नॉन जीरो हो और उसके बाद एच स्क्वायर लेस देन ए पी पाया जाए तो अनडाउटेडली आपका जो कोनिक होगा वो एक इलिप्स होगा। चलिए चौथे केस में देखते हैं। जब हमारा डेल्टा तो नॉन जीरो चल ही रहा है और उसके साथ एच स्क्वायर हमारा आता है ग्रेटर देन ए बी, तो डेल्टा नॉन जीरो है, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है। तो इस स्थिति में हम क्या देखते हैं कि जो हमारा सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन है वो एक हाइपरबोला डिनोट करेगा। हाइपरबोला डिनोट होगा एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी के केस में। और इस केस के आगे फर्दर आपको बता दें एक केस और निकलता है जो इसी केस 4 का ही एक सब केस है। केस 4 का एक सब केस ये है कि इफ़ इन एडिशन टू डेल्टा नॉन जीरो एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, अगर इन दो शर्तों के एडिशन में आगे एक शर्त और जुड़ जाती है ए प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये तीन कंडीशंस की स्थिति में अगर ये कंडीशन इन दो के साथ में और जुड़ जाती है तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारा हाइपरबोला तो वो पहले से ही हो चुका है, इस नई कंडीशन के आ जाने से वो हाइपरबोला एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाता है। आप लोग जानते हैं कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक स्पेशल केस होता है हाइपरबोला का। अब चलिए इस पूरी बातचीत को समराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप गौर फरमाइए अपने सेकेंड डिग्री की इक्वेशन पर, एक बार फिर से देख लीजिए। सेकेंड डिग्री की इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। जनरली ये 6 टर्म्स इस इक्वेशन में होते हैं। सम ऑफ द टर्म्स में बी मिसिंग आल्सो, हो सकता है कि कभी ये z वाला टर्म ना हो, कभी ये y वाला टर्म ना हो, इनमें से पर्टिकुलर कुछ टर्म एब्सेंट भी हो सकते हैं इक्वेशन के अंदर। और अब हम एट ए ग्लांस देख लें कि इस इक्वेशन से कब क्या रिप्रेजेंट होता है। तो डेल्टा का डिटर्मिनेंट ये होता है और एक्सपेंडेड फॉर्म होता है ए बी सी प्लस 2fgh माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। यू पीपल विल हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। उसके बाद अगर डेल्टा आपका 0 आता है तो कोनिक रिप्रेजेंट नहीं होगा, बल्कि उस केस में पेयर ऑफ लाइंस, स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट होगा। इसके भी फर्दर दो केस होते हैं। इफ़ एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी तो आपकी लाइंस जो होंगी वो पैरेलल होंगी, और अगर आपका a प्लस बी इज इक्वल टू 0 आता है तो आपकी लाइंस जो होंगी वो परपेंडिकुलर होंगी। देन हमारा केस आता है कि अगर डेल्टा हमारा नॉन जीरो है, तो डेल्टा नॉन जीरो की स्थिति में देखिए कितने केसेस बनते हैं। पहला केस बनता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी है, तो इससे आपका पैराबोला बन जाता है। अगर आपका एच स्क्वायर लेस देन ए बी है तो इससे आपका इलिप्स बन जाता है। और इफ़ यू सी दैट एच स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन ए बी तो आपको हाइपरबोला मिल जाता है। और जैसा कि आपने पढ़ा अभी कि अगर इन एडिशन टू दिस कंडीशन अगर a प्लस बी इक्वल टू 0 भी मिल जाता है तो उस केस में आपका हाइपरबोला रेक्टेंगुलर वाला हाइपरबोला बन जाता है। सो यू गेट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इन दिस केस। एट लास्ट आई वुड लाइक टू से कि अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो चैनल को प्रोत्साहित करने के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और अपने फ्रेंड्स के साथ, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ इनको शेयर ज़रूर करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।